हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा इस्केमिक स्ट्रोक क्या है। आज के लेक्चर में हम स्ट्रोक के सेकंड टाइप को समझेंगे, हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसे ब्रेन हेमरेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या है? जब आर्टरीज रप्चर हो जाए, रप्चर होने से क्या कॉज हो? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जब होता है ब्रेन में तो ये कॉज करता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। सो हेमोरेजिक स्ट्रोक जो है ये इस्केमिक स्ट्रोक से कम चांस है, मतलब इस्केमिक स्ट्रोक होने की ज़्यादा चांस है एज कम्पेयर टू हेमोरेजिक स्ट्रोक। इट ओनली कंट्रीब्यूट 15 to 20% ऑफ स्ट्रोक एनुअली। और इस्केमिक स्ट्रोक में क्या था? 85%। इंसिडेंस इज मोर कॉमन इन मैन विथ इंक्रीजिंग एज। जापानीज डाटा में शो किया गया है कंट्रोल हाइपरटेंशन। अगर हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं तो इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक को हम कम कर सकते हैं, डिक्रीज। हाइपरटेंशन कंट्रोल होने से क्या हुआ है? इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक डिक्रीज, जापानीज डाटा के अकॉर्डिंग। फैटेलिटी रेट इज 25 to 30% है हाई इनकम कंट्रीज में, मतलब फैटेलिटी रेट मतलब डेथ रेट। और लो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में 30 to 48% है। मतलब जैसे कि इस्केमिक स्ट्रोक में हमने देखा था कि हाई इनकम कंट्रीज में स्ट्रोक से जो डेथ रेट है वो कम है एज कम्पेयर टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। उसी तरीके से हेमोरेजिक स्ट्रोक में भी सेम वैसा ही है। हाई इनकम कंट्रीज में ये रेट कम है एज कम्पेयर टू लो और मिडिल इनकम कंट्रीज। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में लोग अवेयर नहीं है, लैक ऑफ मेडिकल स्टाफ्स, एमरजेंसी फैसिलिटीज जल्द से जल्द प्रोवाइड नहीं कर पाते। इस वजह से यहाँ पे फैटिलिटी रेट ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू हाई इनकम कंट्रीज। इस फिगर में आप देखिए, जो पहला हमारे स्किन का लेयर होता है, फिर स्किन के बाद स्कल प्रेजेंट है जो कि एक हार्ड बोन्स है। उसके अंदर 3 टिश्यू के लेयर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? ड्यूरा मैटर, एरेकेनॉइड मैटर और पिया मैटर। ये 3 टिश्यू के लेयर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और इन 3 लेयर के बाद अंदर साइड प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन। तो ये जो 3 लेयर है, ड्यूरा मैटर, एरेकेनॉइड मैटर और पिया मैटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट है स्कल। स्कल के जस्ट बाद प्रेजेंट होता है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद प्रेजेंट है एरेकेनॉइड मैटर। और उसके बाद प्रेजेंट है पिया मैटर। फिर प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन। पिया मैटर और एरेकेनॉइड मैटर के बीच एक स्पेस प्रेजेंट है, उसे कहते हैं सब एरेकेनॉइड स्पेस। अगर ब्लीडिंग सब एरेकेनॉइड स्पेस में हो तो वो ब्लीडिंग कहलाएगा सब एरेकेनॉइड हेमोरेज। ठीक है, ब्लीडिंग कहाँ पे हो? एरेकेनॉइड और पिया मैटर के बीच के स्पेस में, तो वो कहलाएगा सब एरेकेनॉइड हेमोरेज। अगर ब्लीडिंग स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच के स्पेस में हो तो वो कहलाएगा एपिड्यूरल ब्लीड या फिर एपिड्यूरल हेमाटोमा। ये ज़्यादातर चोट लगने से होता है, ब्रेन में ट्रॉमा हो जाए, इंजरी कॉज हो, मे बी एक्सीडेंट होने से ब्रेन में चोट लग जाए तो ये एपिड्यूरल ब्लीड कॉज होता है। सब ड्यूरल हेमाटोमा कहाँ पे है ब्लीडिंग? ड्यूरा मैटर और एरेकेनॉइड मैटर के बीच के स्पेस में अगर ब्लीडिंग हो तो वो कहलाएगा सब ड्यूरल ब्लीड या फिर सब ड्यूरल हेमाटोमा। ब्लीडिंग अगर ब्रेन के डीप इनसाइड ब्रेन हो तो वो कहलाएगा इंट्रा सेरिब्रल हेमोरेज। ब्लीडिंग कहाँ पे? अगर डीप इनसाइड ब्रेन हो तो वो कहलाएगा इंट्रा सेरिब्रल हेमोरेज। ब्लीडिंग या तो ब्रेन के सरफेस पे हो सकता है या फिर ब्लीडिंग ब्रेन के अंदर, डीप इनसाइड ब्रेन। अगर डीप इनसाइड ब्रेन है तो वो तो इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज है। सरफेस पे अगर है तो वो हो सकता है एपिड्यूरल हेमाटोमा या फिर सबड्यूरल हेमाटोमा या फिर सब एरेकेनॉइड हेमोरेज। यहाँ पे लोअर रीजन में ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं 20 to 50% के बीच। लोअर रीजन मतलब सरफेस पे, ब्रेन के जो सरफेस है वो अलग अलग लोब्यूल्स में डिवाइड है, अलग अलग लोब्यूल्स कंपार्टमेंट है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर ब्लीडिंग सरफेस पे हो तो लोअर रीजन पे हो तो चांस है 20 to 50%। थैलेमस में होने का चांस है 10 से 15%। सेरिबेलम में ब्लीडिंग होने का चांस है 5 से 10%। और पॉन्स में 5 से 12%। बेसल गैंग्लिया में 40 to 50% चांस। सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग हेमोरेजिक स्ट्रोक होने का चांस कहाँ पे है? बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया में चांस है 40 to 50%।
इस फिगर में आप देखिए सब इन सेरिब्रल हेमोरेज, इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज। अगर आप ब्रेन को इस तरीके से कट करते हो तो ये पोर्शन इस तरीके से आप जब देखोगे तो क्या प्रेजेंट है, एक आर्टरी प्रेजेंट है जिसका नाम है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। उस आर्टरी से निकली हुई पतली पतली सी ब्रांचेस आप देख रहे हो, इस आर्टरीज का नाम है लेंटिकुलोस्टेरेट परफोरेटर। ये जो आर्टरीज है ये हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया तक ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीप इनसाइड ब्रेन, हमारे डीप इनसाइड ब्रेन में ये ब्लड को सप्लाई करता है। अगर ये आर्टरी रप्चर हो जाए तो क्या कॉज होगा, ब्लीडिंग। कहाँ पे, बेसल गैंग्लिया में। ओके, इस फिगर में आप देखिए ये आर्टरीज है, यहाँ पे ये आर्टरीज वीक आर्टरी है। वीक आर्टरी होने के पीछे कई रीजन है, जैसे कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाला कोई पेशेंट है तो उसकी आर्टरी धीरे धीरे वीक होने लगती है, और जब आर्टरी वीक होती है तो वो क्या बना लेता है, एन्यूरिज्म फॉर्म कर लेता है। एन्यूरिज्म एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर आर्टरीज में फॉर्म हो जाता है। वो उसमें ब्लड फील होने के कारण वो कभी भी फट सकता है, और जब फटता है तो क्या कॉज करता है, ब्लीडिंग इन ब्रेन। ये नॉर्मल आर्टरी है, ये वीक आर्टरी है जो धीरे धीरे कैसा हो गया, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और फिर ये अचानक से कभी भी फट सकता है। क्या कॉज करता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक। अब आप इस फिगर में, इस स्लाइड से समझिए इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज है क्या। तो ब्लड वेसल्स इन ब्रेन रप्चर एंड कॉज ब्लीडिंग इनसाइड ब्रेन। अगर इनसाइड ब्रेन ब्लीडिंग हो तो वो कहलाएगा इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज। सिम्टम्स क्या क्या है, सीवियर हेडेक, बहुत ही तेज सर में दर्द होना जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। सीवियर हेडेक, टिंगलिंग, पैरालिसिस, फेस आर्म्स वीकनेस, ये पैरालिसिस होना। ट्रबल सॉल्विंग, वो इंसान कुछ खा पी नहीं पाएगा, कुछ निगल नहीं पाएगा। ट्रबल विद विजन, देखने में प्रॉब्लम। लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ कॉन्शियस एंड कंफ्यूजन। कॉज क्या है, तो हाई ब्लड प्रेशर इज द मेन कॉज ऑफ इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज। इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज होने का मेन कॉज क्या है, हाई ब्लड प्रेशर होना। हाई ब्लड प्रेशर रहने से धीरे धीरे आर्टरीज वीक हो जाती है, और वीक होकर एक टाइम पे वो आर्टरीज रप्चर हो जाती है। रप्चर होने से ब्लीडिंग कॉज होता है हमारे ब्रेन में, जिससे क्या होता है, स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक। अदर कुछ कॉज भी है, जैसे कि एक्सेस यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट ड्रग्स, ब्लड थिनिंग ड्रग जो लेते हैं एस्पिरिन वगैरह। अगर एक्सेस यूज में डोज ज़्यादा ले लिया, या फिर लंबे समय तक किसी पेशेंट को ये ड्रग चल रहा है, जो हार्ट डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें एस्पिरिन वगैरह दी जाती है ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये भी लंबे समय तक अगर यूज़ कर रहा है, या फिर एक्सेस डोज में ले लिया हो, तो ये ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक कॉज कर सकता है। सेकेंड है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स, जिसे यूज किया जाता है स्कैमिया को ट्रीट करने, स्कैमिया को ट्रीट करने के लिए। हमने देखा था इस स्कैमिक के दौरान इमरजेंसी कंडीशन में टीपीए दी जाती है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि एक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, जो थ्रोम्बस है, इम्बोलस है, जो ब्लड क्लॉट है उसको डिसॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो ये ड्रग अगर ओवरडोज में दे तो भी ये ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। तो ये कुछ रीजन है जिससे हेमोरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट मोस्ट कॉमन रीजन है हाइपरटेंशन। इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज होने का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, हाइपरटेंशन। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर की बीमारी हो तो ये हेमोरेजिक स्ट्रोक कॉज कर सकता है। इस स्लाइड में हम समझेंगे सेकेंड टाइप को, हेमोरेजिक के सेकेंड टाइप को, सब एरेकेनॉइड हेमोरेज, जो कि कहाँ पे है, एरेकेनॉइड और पिया मैटर के बीच के स्पेस में है, जो जिस स्पेस का नाम क्या है, सब एरेकेनॉइड स्पेस। अगर ब्लीडिंग वहां पे है तो वो कहलाएगा सब एरेकेनॉइड हेमोरेज। सब एरेकेनॉइड हेमोरेज इज अ ब्लीडिंग इन द स्पेस बिटवीन ब्रेन एंड सराउंडिंग मेम्ब्रेन, जिसका नाम है सब एरेकेनॉइड स्पेस। प्राइमरी सिम्टम क्या है, सीवियर हेडेक, सडन सीवियर हेडेक, अचानक से पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है। अलॉन्ग विथ हैविंग हेडेक सम पीपल मे एक्सपीरियंस, कुछ लोगों में नोजिया वॉमिटिंग भी देखने को मिला है। स्टिफ नेक, गले में दर्द, और प्रॉब्लम विथ विजन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अचानक से वो बेहोश की हालत में हो जाते हैं। ब्लीडिंग यूजुअली हैपन व्हेन एन इरेगुलर बल्ज इन अ ब्लड वेसल, जिसका नाम है एन्यूरिज्म। ठीक है, ब्लीडिंग होने का कारण क्या है, ब्लड वेसल्स में एन्यूरिज्म फॉर्म हो जाना। ब्लड वेसल्स जब थिन होती है तो वहाँ पे एन्यूरिज्म फॉर्म होने लगते हैं, और वो एन्यूरिज्म धीरे धीरे लार्ज होता जाता है, और वहाँ पे ब्लड फील होने लगता है। ब्लड फील होता है और वो एन्यूरिज्म कभी भी ब्रस्ट हो सकता है, फट सकता है। फटने से क्या होता है, ब्रेन में अगर ये एन्यूरिज्म फट जाए,
समटाइम्स ब्लीडिंग इज कॉज्ड बाय ट्रॉमा, बट एक तो ब्लीडिंग फटने से हुआ, एन्यूरिज्म के फटने से, कभी कभी ब्लीडिंग ट्रॉमा के कारण हो सकता है। टैंगल ऑफ ब्लड वेसल्स इन ब्रेन, ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स है उसमें कोई टैंगल होना, ठीक है। टैंगल, अगर ब्लड वेसल्स में टैंगल है मतलब क्या है, आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन। नाम, डिजीज का नाम क्या है, आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन, मतलब कि ब्लड वेसल्स, किसी ब्लड वेसल्स में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, टैंगल है। ये बाय बर्थ होता है, जेनेटिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले किसी को है हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है तो फिर ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। ये बाय इनहेरिटेड तो नहीं है बट बाय बर्थ है। और अदर ब्लड वेसल्स या फिर कोई ब्लड वेसल्स डिजीज है, मे बी कोई अदर हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग कॉज हो सकता है ब्रेन में। अनट्रीटेड सब अरेकनॉइड हेमोरेज कैन लीड्स टू परमानेंट ब्रेन डैमेज और डेथ। अगर सब अरेकनॉइड हेमोरेज वाले पेशेंट को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया, एन्यूरिज्म क्या है, एन्यूरिज्म को इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म भी कहते हैं। ये एक बल्ज है और बैलूइंग इन अ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हो, ये आर्टरी है, आर्टरी में ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एन्यूरिज्म। इसमें ब्लड फील है और ये वीक आर्टरी है, वीक एन्यूरिज्म है जो कभी भी फट सकता है और ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। ब्रेन एन्यूरिज्म आर कॉज्ड बाय थिनिंग आर्टरी वॉल। आर्टरी वॉल जब थिन हो जाती है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फूलने लगता है और क्या बना लेता है, एन्यूरिज्म। ऑल्दो एन्यूरिज्म कैन अपेयर एनीवेयर इन ब्रेन, ब्रेन में ये एन्यूरिज्म कहीं भी अपेयर हो सकता है, बट सबसे ज्यादा ये कहाँ पे देखने को मिलता है, बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में नीचे की तरफ। और एन्यूरिज्म के फटने से क्या कॉज होता है, सब एरेकनॉइड हेमोरेज। कॉज ऑफ हेमोरेज अगर देखें तो हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कॉज, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक है, ये जेनेटिक भी हो सकता है। एज के बढ़ने से चांस भी इंक्रीज होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक होने का। थर्ड है सेरिब्रल एमोलॉइड एंजियोपैथी। एमोलॉइड एक प्रोटीन है जो ब्लड वेसल्स, ब्लड के वॉल में, आर्टरीज के वॉल में डिपॉजिट होने लगते हैं और आर्टरी के वॉल को वीक करता है। तो सेरिब्रल एमोलॉइड एंजियोपैथी के कारण भी आर्टरी वीक हो जाती है, वो कभी भी रप्चर हो सकता है। हेड इंजरी, चोट लगने से हो सकता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर कोई पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे कि हेमोफीलिया या फिर सिकल सेल एनीमिया जैसे बीमारी है, जिसके ब्लड मतलब बॉडी में क्या है, डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अगर उस पेशेंट को कट लग जाए तो वो ब्लीडिंग कंटिन्यूअस वहां से होता रहता है, वो क्लॉट नहीं फॉर्म हो पाता है। जो भी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वो उसके बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर पाए जाते हैं। तो वैसे पेशेंट को कहा गया है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसे कि हेमोफीलिया होना, सिकल सेल एनीमिया होना। अगर इस टाइप के कोई पेशेंट है तो उसमें भी मोर चांस है हेमोरेजिक स्ट्रोक होने का। ब्रेन ट्यूमर अगर है तो हो सकता है कि आर्टरी वॉल रप्चर हो जाए, फट जाए, ब्लीडिंग कॉज हो सकता है। यूज ऑफ ब्लड थिनिंग ड्रग, जो ब्लड थिनिंग ड्रग यूज करते हैं जैसे कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स वगैरह, एस्प्रीन देते हैं ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, ब्लड को पतला करने के लिए। तो इन ड्रग्स के कारण, इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट से या फिर ओवरडोज से या फिर लंबे समय तक ले रहे हैं तो ये कॉज कर सकता है हेमोरेज। अदर रिस्क फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग, हैवी अल्कोहल, कोई ऐसा ड्रग लेना, ड्रग अब्यूज करना, कोकेन वगैरह लेना, इलिक ड्रग जो कि इलीगल ड्रग है, उससे भी हेमोरेजिक स्ट्रोक कॉज हो सकता है। क्रॉनिक लीवर डिजीज, लंबे समय तक लीवर डिजीज है तो भी ये हेमोरेजिक स्ट्रोक कॉज कर सकता है। जब हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है तो दो टाइप की इंजरी कॉज होती है ब्रेन में, एक तो प्राइमरी इंजरी, एक सेकेंडरी इंजरी। जैसा कि हमने देखा था इस्केमिक के दौरान, जब इस्केमिया हुआ तो ब्रेन में इंजरी कॉज हुई, ठीक है, ड्यूरिंग इस्केमिया। उसके बाद जब रीपरफ्यूजन हुआ, वापस से ब्लड फ्लो स्टार्ट हुआ ब्रेन में, तो भी कुछ इंजरी कॉज हुई जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन कॉज होना। तो इस्केमिक के दौरान जो इंजरी कॉज हुई वो कहलाएगा प्राइमरी इंजरी। फिर रीपरफ्यूजन के दौरान और फर्दर इंजरी कॉज हुई वो कहलाएगा सेकेंडरी इंजरी। ठीक उसी तरीके से जब हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है तो हेमोरेजिक स्ट्रोक होने से क्या हुआ, ब्लीडिंग कॉज हुआ, ब्लीडिंग होने से क्या हुआ,
ब्रेन में कंप्रेशन इंक्रीज हो गया, ब्रेन का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ गया। बढ़ने से क्या हुआ, ब्रेन के जो टिश्यू है वो कंप्रेस हुए, जहाँ पे ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग के कारण क्या हुआ, अदर जो टिश्यू है वो कंप्रेस हुए, प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो ये तो जिससे क्या कॉज हुआ, इन्फ्लामेशन, इडेमा कॉज हुआ। तो ये तो प्राइमरी इंजरी है, ठीक है। कहीं किसी पार्ट में ब्रेन मतलब हेमाटोमा है, मतलब ब्लीडिंग कॉज हुई है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने से मतलब ब्रेन हार्निया, ब्रेन का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाना, एक पोजीशन से वो हल्का सा शिफ्ट हो जाए, तो भी ये प्राइमरी इंजरी कहलाएगा। मतलब हेमोरेज होने के बाद ये इंजरी कॉज हुई। अब इसके बाद जो फर्दर और इंजरी कॉज हुई वो कहलाएगा सेकेंडरी इंजरी। तो देखते हैं, देयर आर स्टिल नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी जो बाद में होता है, ब्रेन में इंजरी, उसके लिए हमारे पास एज सच कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है फिलहाल। सच एज जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल का जनरेशन होना, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेशन कॉज होना, न्यूरोनल एपोप्टोसिस मतलब न्यूरोनल डेथ, और थ्रोम्बिन का जो फॉर्मेशन होता है कॉज्ड बाय हेमोरेज के बाद। तो इन सब को रोकने के लिए हमारे पास एज सच अभी तक कोई ऐसा इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, या अंडर रिसर्च चल रहा है। उसी तरीके से जो इस्केमिक स्ट्रोक में जब हमने देखा था कि जो फ्री रेडिकल का जनरेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है, इन सबको ट्रीट करने के लिए ऐसा हमारे पास फिलहाल अभी ऐसे कोई मेडिकेशंस नहीं है। बहुत ही कम ट्रीटमेंट है स्ट्रोक को ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट बहुत ही कम अवेलेबल है। इमरजेंसी कंडीशन में टीपीए देते हैं, देखा था हमने, टीपीए यूज करते हैं ब्लड क्लॉट के लिए और सर्जरी वगैरह करते हैं। उसके बाद जो इंजरी कॉज हुआ उसको ट्रीट करने के लिए अभी तक तो ऐसा कोई मेडिकेशंस नहीं है, अंडर रिसर्च है ये। तो प्राइमरी इंजरी क्या क्या है, इनिशियली पैथोलॉजिकल डैमेज ऑफ सेरिब्रल हेमोरेज। जब सेरिब्रल हेमोरेज होता है तो इनिशियल क्या डैमेज हुआ, मैकेनिकल कंप्रेशन कॉज्ड बाय हेमाटोमा। हेमाटोमा मतलब जो ब्लीडिंग ब्लड है, खून का जो थक्का है, उसे कहा गया हेमाटोमा। तो हेमाटोमा होने से क्या कॉम्प्रेशन कॉज्ड हुआ, ठीक है। हेमाटोमा मास कैन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज किया, कंप्रेशन कंप्रेसिंग ब्रेन, ब्रेन को कंप्रेस किया, एंड देयर बाय पोटेंशियल अफेक्टिंग ब्लड फ्लो, जिससे क्या हुआ, अदर बॉडी अदर ब्रेन के पार्ट में जो ब्लड फ्लो है वो भी डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। कंप्रेस होने के कारण जो अदर बॉडी अदर ब्रेन के जो ब्लड फ्लो है उसमें भी डिस्टर्बेंस देखने को मिला, एंड सब्सिक्वेंटली लीडिंग टू ब्रेन हर्निया। क्या कॉज किया, ब्रेन हर्निया। ब्रेन हर्निया और ब्रेन इडेमा मतलब ब्रेन स्वेलिंग, इससे फर्दर और क्या कॉज हुआ, सेकेंडरी इंजरी। अब सेकेंडरी इंजरी क्या क्या है वो आगे आगे के स्लाइड्स में देखते हैं हम। सेकेंडरी इंजरी, पहला इंजरी देख चुके हैं हम, ब्रेन एडेमा होना, हर्निया होना, ब्रेन हर्निया। इनसे भी फर्दर इंजरी कॉज होता है, जैसे कि इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, जब भी इंजरी कॉज हुई, हेमोरेज हुआ, वहां पे ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग होने पर क्या हुआ, क्या एक्टिवेट कर दिया, माइक्रोगिलिया। माइक्रोगिलिया माइक्रोफेजेस के मैक्रोफेजेस जो है वाइट ब्लड सेल्स, जिसका काम है बैक्टीरिया वायरस को इंगल्फ करना, डेड सेल्स को इंगल्फ करना, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी इंजरी होता है तो वहाँ पे एक्टिवेट होता है माइक्रोफेजेस। ब्रेन में प्रेजेंट है माइक्रोगिलिया, जिसका काम सेम उसी तरीके से है जैसा कि मैक्रोफेजेस का होता है, ये सिर्फ हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इस्केमिक के हेमोरेजिक के दौरान क्या रिलीज हुआ, माइक्रोगिलिया एक्टिवेट हो गया। माइक्रोगिलिया एक्टिवेट हुआ तो प्राइमरी स्टेज में मतलब अर्ली स्टेज में इसका M1 फेनोटाइप क्या रिलीज करता है, प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, प्रो इन्फ्लामेटरी सेल्स रिलीज करता है, मेडिएटर्स रिलीज करता है, जिससे क्या कॉज होता है, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन होने से ब्रेन इंजरी कॉज होता है। लेटर स्टेज में बाद में कुछ पहले तो हेमोरेज हुआ, क्या रिलीज हुआ, क्या एक्टिवेट हुआ, माइक्रोगिलिया। माइक्रोगिलिया के दो फॉर्म है, एक M1 फेनोटाइप, M2 फेनोटाइप। M1 फेनोटाइप अर्ली स्टेज में रिलीज होता है और ये प्रो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करता है, ब्रेन इंजरी कॉज करता है। लेटर फेज में बाद में M2, इसका जो M2 फेनोटाइप है वो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करता है, जिसके थ्रू ब्रेन की रिकवरी होती है, ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम करता है। अगर कोई ड्रग बनाए जो M1 फेनोटाइप को ब्लॉक करे, इसके एक्शन को ब्लॉक कर दे, तो ब्रेन इंजरी से बच सकते हैं, और M2 फेनोटाइप के एक्शन को एक्टिवेट कर दे, जिससे और ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज हो और ब्रेन की रिकवरी हो पाए। तो यहाँ पे ये टारगेट है
ओके। सेकेंड है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जब इन्फ्लेमेशन होता है तो यहाँ पे रॉस का जनरेशन भी होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो कि फ्री रेडिकल्स है। फ्री रेडिकल्स जब होता है तो ये फर्दर ब्रेन में डैमेज कॉज करता है। किस तरीके से देखा था हमने, लिपिड पेरोक्सीडेशन करता है, सेल की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है और सेल डेथ कॉज करवाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि स्कैमिया में हुआ था, यहाँ पे भी वैसे ही होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जनरेशन और फिर इंजुरी कॉज होता है। थर्ड है एक्साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ इरिथ्रोसाइट लाइसेट। इरिथ्रोसाइट्स लाइसेट मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब स्कैमिक रीपर सॉरी इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज जब हुआ तो क्या हुआ, ब्लड रिलीज हुआ, ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग होने से क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे आरबीसी प्रेजेंट है। ब्लड में क्या आरबीसी प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स। कुछ समय के बाद उस आरबीसी का डिग्रेडेशन होता है, लाइसेट। आरबीसी लाइसेट मतलब आरबीसी का लाइसिस, ब्रेकडाउन। आरबीसी में क्या प्रेजेंट, हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन होता है किस फॉर्म में, हेम के फॉर्म में और आयरन के फॉर्म में। हेम और आयरन, हेम और आयरन से क्या होता है, एक्टिवेट होता है माइक्रोगिलिया, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन में। काम क्या है, माइक्रोफेजेस की तरह ये काम करता है, बट ये सिर्फ हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ पे क्या एक्टिवेट किया, माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस को एक्टिवेट किया, माइक्रोफेजेस एक्टिवेट हुआ तो क्या किया, इन्फ्लामेटरी प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज किया। प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर से इन्फ्लामेशन कॉज हुआ, इन्फ्लामेशन से ब्रेन इंजुरी कॉज हुआ। ठीक है। सेकंड क्या है, जब ब्लीडिंग हुई तो वहां पे थ्रोम्बिन रिलीज होता है एक्सेस अमाउंट में। एक्सेस ब्लीडिंग हुई तो एक्सेस थ्रोम्बिन रिलीज हुआ ताकि वो ब्लीडिंग को कंट्रोल कर पाए। थ्रोम्बिन का काम क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन करना। ठीक है, जब भी कहीं पे चोट वगैरह लगता है, हमें ब्लीडिंग होती है तो वहां पे थ्रोम्बिन रिलीज होता है ताकि वहां पे ब्लीडिंग को रोक पाए, क्लॉट फॉर्मेशन कर पाए। उसी तरीके से जब हमारे ब्रेन में हेमोरेज होता है तो वहां पे हेमोरेज होने के बाद थ्रोम्बिन रिलीज होता है एक्सेस अमाउंट में। एक्सेस अमाउंट में जब थ्रोम्बिन रिलीज होता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए, तो उस कंडीशन में भी माइक्रोगिलिया को एक्टिवेट करता है, जिससे फर्दर क्या कॉज होता है, इन्फ्लामेशन एंड कॉज ब्रेन इंज्यूरी। थ्रोम्बिन जो है ये एक्सेस अमाउंट में न्यूरो डिजेनरेशन का काम करता है। अगर वही लो कंसंट्रेशन में हो, कम है, तो ये न्यूरो प्रोटेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पे एक टारगेट हमारा हो सकता है, जैसा कि हमने देखा कि थ्रोम्बिन रिलीज होने से ये ब्रेन इंजुरी कॉज किया, तो अगर हम यहाँ पे थ्रोम्बिन के एक्शन को रोक दे तो हम ब्रेन इंजुरी होने से कुछ हद तक बचा सकते हैं ब्रेन को। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे 4 पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो हेमोरेज होने के बाद सेकेंडरी इंजुरी कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन है, एरिथ्रोसाइट लाइसेट है, थ्रोम्बिन फॉर्मेशन, एक्सेस थ्रोम्बिन फॉर्मेशन न्यूरोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का होना। ओके, डायग्नोज कैसे करते हैं हम हेमोरेजिक स्ट्रोक को, तो जैसा कि हमने स्कैमिक में देखा था, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, डिटेल्ड में हम डायग्नोज जब करना हो तो एमआरआई टेस्ट करते हैं, और सिटी एंजियोग्राम करते हैं जिसमें कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स में देखा जाता है कहाँ पे ब्लॉकेज है या फिर कौन सा ब्लड वेसल्स रप्चर है। तो उस तरीके से यहाँ पे भी डायग्नोज किया जाता है। ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, कोई अदर रीज़न तो नहीं है, लीवर प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण हेमोरेज हुआ, तो इन सब कुछ देखने के लिए ब्लड टेस्ट भी करते हैं। ल्यूम्बर पंचर करते हैं डायग्नोज करने के लिए, मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, इंजेक्शन के थ्रू से सैंपल को लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है, हॉस्पिटल शिफ्ट होता है आईसीयू में, तो सबसे पहले उसको इंट्यूबेशन करते हैं, मतलब उसके एयरवे को ओपन करते हैं, एक हॉलो पाइप माउथ या फिर नोज के थ्रू इंसर्ट करते हैं ट्रैकिया तक, जिससे क्या हो, एयरवे ओपन रहे और वो इंसान सांस ले पाए, उसकी जो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन है वो चल सके। सेकेंड क्या कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, एसीई इनहिबिटर्स देते हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये सब देते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और डायरेटिक्स भी देते हैं। डायरेटिक्स से क्या होता है, ये वाटर पील्स है, यूरिन के मात्रा को बढ़ाता है, बॉडी से यूरिन को सिक्रीट आउट करवाता है, जिससे यूरिन अगर ज़्यादा सिक्रीट आउट करेगा इंसान तो क्या होगा, उसके ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होंगे,
तो यहाँ पे डाययूरेटिक्स दिया जाता है ताकि जो ब्लड वॉल्यूम है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, वो कम हो पाए। ओके। रिवर्सल ऑफ कोगुलोपैथी, अगर ब्लीडिंग के पीछे का कारण कोई ब्लड थिनिंग ड्रग है, जैसे कि एस्प्रिन वगैरह है, वो इंसान लंबे समय से एंड खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहा है, अगर उसके कारण ब्लीडिंग है तो ये जो खून को पतला करने वाली दवाइयों का जो एक्शन है उसको रिवर्स किया जाता है, उस एक्शन को स्टॉप किया जाता है। एंटी फेब्रिनोलाइटिक एजेंट्स वगैरह देकर इसके एक्शन को रिवर्स किया जाता है। ओके। सर्जरी करते हैं इफ रिक्वायर्ड, जैसे कि अगर एन्यूरिज्म के कारण ब्लीडिंग हुई है तो वहाँ पे सर्जरी की जाती है, क्लिपिंग किया जाता है। क्लिपिंग में क्या करते हैं, जो एन्यूरिज्म है, जो जहाँ पे भी एन्यूरिज्म है वो पार्ट को ओपन करके वहाँ पे क्लिपिंग कर देते हैं, एन्यूरिज्म को क्लिपिंग कर देते हैं, जिससे क्या हो, बाद दोबारा फिर से ब्लीडिंग ना हो पाए। सेकंड है इंडोवस्कुलर कॉइलिंग, जिसमें क्या करते हैं, एन्यूरिज्म यहाँ पे देख सकते हो आप, एन्यूरिज्म है तो एक थिन ट्यूब इंसर्ट करते हैं, उसके हेल्प से प्लैटिनम मेटालिक से बनी एक वायर है जो यहाँ पे फिल कर दिया जाता है, कॉइलिंग कर दी जाती है, एन्यूरिज्म को कॉइल से फिल कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, वहाँ पे वो ब्रस्ट ना हो पाए दोबारा से। थर्ड है स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग, अगर एन्यूरिज्म लार्ज है तो यहाँ पे पहले स्टेंट लगा देते हैं और स्टेंट लगाने के बाद फिर वायर फिल कर देते हैं, प्लैटिनम से बनी होती है ये मेटालिक वायर, जो यहाँ पे फिल कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से ये ब्लॉक हो जाता है एन्यूरिज्म और इसके जो फटने के चांस है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज में कौन कौन सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, तो पहला तो है क्रेनियोटॉमी प्रोसीजर, जिसमें एक पीस ऑफ स्कल को रिमूव किया जाता है और जहाँ पे भी ब्लीडिंग हुई है उस एरिया को एक्सपोज करते हैं और फिर जो हेमाटोमा है उसको इवैक्यूएट कर लिया जाता है, वहाँ से निकाल दिया जाता है, फिर वापस से स्कल पार्ट को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, जो रिमूव किया था उसको वापस से फिर फिट कर देते हैं। तो ये ओपन सर्जरी प्रोसीजर है, ब्रेन को ओपन करना पड़ता है, तो ये काफ़ी रिस्की भी है, सेफ्टी कम है इसमें। स्टेरोटैक्टिक एस्पिरेशन, जिसमें क्या करते हैं, ये काफ़ी सेफ है एज कम्पेयर टू क्रेनियोटॉमी और इसमें टाइम भी कम लगता है, स्टेरोटैक्टिक एस्पिरेशन में समय भी कम लगता है। क्रेनियोटॉमी प्रोसीजर में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है और कम्प्लीटली वो एनेस्थाइज्ड होते हैं, और स्टेरोटैक्टिक एस्पिरेशन में जनरली वो लोकल एनेस्थीसिया दे के काम कर लेते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, ब्रेन को फिक्स किया जाता है एक फ्रेम के थ्रू और फिर कोई टूल्स है जिसको इंजेक्ट करते हैं और वहाँ पे जहाँ पे भी ठीक वहाँ पे इंसर्ट करते हैं जहाँ पे हेमाटोमा है, सीटी स्कैन और एमआरआई के हेल्प से देखते हैं और उसके थ्रू इंजेक्ट करते हैं, जहाँ पे भी हेमाटोमा है डायरेक्ट वहीं पे इंजेक्ट करते हैं और इवैक्यूएट कर लेते हैं, जो ब्लीडिंग है, ब्लड क्लॉट है, उसको इवैक्यूएट कर लेते हैं। आप इनको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, एनिमेटेड वीडियोस है जिसको आप देखोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरीके से प्रोसीजर की जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा हेमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में और यहीं पे स्ट्रोक खत्म होता है। स्ट्रोक के जो 2 टाइप्स है वो हमने समझ लिया है पूरे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।